हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज मेरे साथ में गेट के ऑल इंडिया रैंक टॉपर गेट 2024 में बेस्ट टू बेस्ट देने वाले एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट था, जिन्होंने इसके पहले भी गेट एग्जाम दिए थे, लेकिन उस समय उनका रैंक उतना अच्छा नहीं आया था जितना अच्छा रैंक आज हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। Thank you, sir. Thank you for giving me the platform and talk to you. शशि, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी फैमिली को कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपने ऑल इंडिया रैंक इतना बेहतरीन परफॉर्म करके गेट में हासिल किया है। तो आप सभी को पहले तो बहुत सारा बधाइयां मेरी तरफ से। So, बहुत बहुत धन्यवाद sir. It's all possible because of your support. थैंक यू, थैंक यू। सो शशि, अपने बारे में कुछ बताइए पहले कि आप कहाँ से हैं, किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, और अपना बैकग्राउंड आप बेसिकली हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए। Actually, मैं बिहार से हूँ. I have started my education from IIT Roorkee, and from there I have given my first attempt in the 2022 itself, and then I have not given the 2013 paper, and this year only I have given the second attempt. ओके, तो आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। फैमिली बैकग्राउंड मतलब सर मेरी मम्मी हाउसवाइफ है एंड मेरे ओके, पापा जी की एक कपड़े की दुकान है मतलब ओके, बीच शॉपकीपर बेसिकली एंड माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी अ फार्मर सो दैट्स हाउ माय फैमिली बैकग्राउंड। बिल्कुल। तो शशि ने जैसा कि बताया, शशि ने 2022 में पहला अटेम्प्ट लिया गेट का, और उसके बाद 2024 में उन्होंने सीधा सेकंड अटेम्प्ट लिया। तो शशि, आप बता सकते हैं कि जब पहला अटेम्प्ट आपने लिया था तो आपकी क्या रैंक आई थी? सर उस समय इट वाज अराउंड 1400। तो 1400 आपका रैंक था। तो अब जो आप इतना अच्छा रैंक इस साल लेकर आए हैं, तो आपने 2023 का एग्जाम नहीं दिया, तो आपका ये जो गैप था, प्रिपरेशन का गैप था, इसमें आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया जिसके कारण आपने इतना हाई जंप, सीधे सीधे 1400 से इतना हाई जंप ऑल इंडिया रैंक में ले लिया? सर एक्चुअली ना सर पहले मैंने सर सिलेबस कंप्लीट कर लिया था बट हाँ। मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से रैंक नहीं आता मतलब इसके लिए आपको एग्जाम को समझना पड़ता है उसके लिए आपको टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ता है एंड वो जैसे पेरेटो लोग कहते हैं ना कि 80% काम तो ऐसे 20% इफर्ट से हो जाता था तो वो हम्म। मेरा 80% इफर्ट तो कंप्लीट हो चुका था बट गैप ज्यादा नहीं होता वो 10 नंबर 15 नंबर के गैप के लिए ना हमें से बहुत कुछ एक्स्ट्रा कवर करना पड़ जाता है तो वो पूरा कवरेज में मुझे 1 साल लग गया। सही है, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये अच्छी चीज है शशि ने यहाँ पर बताई है कि अ, आपको सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो माइनर मिस्टेक्स हुई होगी इनकी, उसको रेक्टिफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें संशोधन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके इन्होंने इतना अच्छा रैंक हासिल किया। आप शशि बताइए, आप यहाँ जब आपकी प्रिपरेशन आप करते थे तो डेली, जैसे हम अभी के जो हमारे एस्पिरेंट्स है जो फिलहाल में 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि वो लोग भी अच्छा परफॉर्म कर सके? उनके अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके बीच में रखूंगा कि सर डेली कितना हमको पढ़ना चाहिए, किस वे में रिवीजन करना चाहिए, किस वे में नोट्स बनाना चाहिए, इस पे आप थोड़ा सा अपनी जानकारी दीजिए। सर मेरे हिसाब से मेरी जो स्ट्रेटेजी मैं अपना शेयर कर सकता हूँ मे भी ये सबके लिए काम ना करे बट मेरा ये रहता था सर कि ऐसे रोज मॉर्निंग में उठ के पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसे सुबह पढ़ने से क्या होता है ना सुबह डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं एंड हम्म। रात को जो है ज़्यादा चीज़ें चलती है दिमाग में तो रात में जो पढ़ाई होती है वो बेसिकली मोटिवेशन बेस्ड होती है बट जो मॉर्निंग में पढ़ाई होती है वो डिसिप्लिन बेस्ड होती है और वाह। डिसिप्लिन कभी ब्रेक नहीं होता तो उससे क्या होता है सर कि इवेंट पढ़ाई हो जाती है एंड रिवीजन का सर मेरे को लगता है कि कभी भी सर मतलब इससे पहले कि आप वो चीज़ें भूल जाएँ, आपको एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए। मतलब जो आपको लगे कि आपने जितना पढ़ा था उसका 80% रिटेन हो चुका है, 20% आप भूल चुके हैं, तो फिर उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए। एंड मैं क्या करता था सर कि रिवाइज़ करते हुए जो-जो चीज़ें मैं भूल चुका हूँ, उनका एक अलग से नोट बना लेता था एक पेज पे एंड फिर उसको 1-2 दिन वही देखता रहता था। तो उससे क्या होता था सर कि मैं रिवीजन ज़्यादा इफेक्टिवली हो पाता था कि जो चीज़ काम की नहीं है उसको बार-बार पढ़ने का मतलब नहीं है। जो चीज़ आप भूल रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रिवीजन के टाइम। करेक्ट। तो जैसा कि शशि ने बताया कि मॉर्निंग में उठ के यदि आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड पढ़ाई होती है, ये सच में बिल्कुल सही कहा कि मॉर्निंग में किया हुआ पढ़ाई एक लंबे समय तक हमारे माइंड में स्टोर रहता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कि इस बात को बिल्कुल अपने जहन में उतारें कि मॉर्निंग में उठ के जरूर आपको पढ़ाई करना चाहिए और समय समय पर रिविजन भी करते रहना चाहिए। जैसे कि शशि आपने बताया कि मॉर्निंग में यदि हम पढ़ाई करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन कम होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारा डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, इंस्टाग्राम। तो इन सब सोशल मीडिया के डिस्ट्रक्शन से आप अपने आप को कैसे दूर रखते थे, या कैसे इन्वॉल्व होते थे इन सब चीजों में आप?
सर मेरे को लगता है कि सर देखिए मॉर्निंग में ऐसे कोई इमरजेंसी कॉल तो आने नहीं वाला, तो मैं फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देता। अरे ठीक है? वाह। मतलब मैंने ऐसे टाइमिंग फिक्स कर रखा था कि मतलब मेरे को मेरा ऐसा था ना सर कि मेरे को लंच के बाद पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो हम्म। लंच के टाइम पे मैं आधे घंटे का ब्रेक रखता था सोशल मीडिया के लिए। हम्म। एंड उस टाइम पे मैं मोस्टली ऐसे कनेक्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने से अच्छा है कि आप किसी से वन टू वन टॉक कर सकें। तो मतलब जैसे आपके किसी कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है, तो दैट बेनिफिट यू इन द मच बेटर वे। उससे आपका सोशलाइज़ेशन भी हो जाता है और दिमाग भी सही रहता है। अच्छा। आपको आपको जैसे आजकल बच्चे क्या, बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स गेट देते हैं लेकिन दूसरे सेक्टर्स में भी चले जाते हैं, जैसे कोई बैंकिंग में चला गया या कोई पुलिस वाली या पटवारी वाली एग्जाम में चला गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बढ़ जाते हैं बच्चे। आप ऐसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि यदि आपने इंजीनियरिंग लिया है तो किस तरीके से आपको टेक्निकल डोमेन में बने रहना चाहिए, उनको क्या सलाह देंगे आप? या मैं ये कहूँ कि आपका इंटरेस्ट कैसे जागा गेट के लिए, वो आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सर आप टेक्निकल में अगर आप किसी चीज़ के पीछे 5 साल 6 साल बर्बाद लगा रहे हैं, तो हम्म। ऑब्वियसली बात है कि वो उसमें जो आपकी जितनी पकड़ रहेगी, उतनी आपकी दूसरे फील्ड में नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही वहाँ बात है। मतलब एज़ ए ऑक्यूपेशन आप पैसा कमा लें वो अलग बात है, बट जो आपकी एक स्किल डेवलप होती है ना एज़ ए टेक्निकल, वो अलग होती है। तो इसलिए मेरा तो ऐसा था जैसे कि मैं ऐसे कॉलेज में जब था तो मुझे ऐसे सिविल में इतना खास ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे फिर क्या हुआ कि मैंने पढ़ना शुरू किया क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए होता नहीं था लॉकडाउन के टाइम पे। तो उस हम्म। समय मेरे को फिर सिविल में समझ में आया, तो फिर उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया तो मेरे को समझ में आया कि कितना इंटरेस्टिंग है, रेदर देन कि और सब फील्ड। हाँ, आपके कौन फेवरेट एजुकेटर कौन थे आपके, आपके सर एक्चुअली प्रिपरेशन के अभी दौरान? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं वीडियो में बैठा हूं तो आप मेरा नाम ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर एक्चुअली सर द मतलब मेरे लिए ये चीज़ें जितनी कॉम्प्लेक्स लगती थी ना मतलब जेईई एडवांस अपने आप में कॉम्प्लेक्स था बट आईआईटी का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और हम्म। काफ़ी ब्रॉड भी होता है। तो वहाँ पे जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपसे डेवलप हुई ना मेरे, वो पहले सिविल इंजीनियरिंग में मेरी थी ही नहीं। मतलब वही जो इंजीनियरिंग कॉलेज में इन जनरल होता है कि लोग रात में एक रात पहले रट्टा मारते हैं, फिर अगले दिन जाके लिख आते हैं एंड पास हम्म। कर जाते हैं, तो वो चल रहा था। बट आपके हिसाब से मतलब जब मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया तो जाके मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग हुई, तो फिर मेरे को सिविल में इंटरेस्ट आया। चलो, ये एंड अच्छी बात है। चलो, तो ऐसा ऐसा होने से क्या है, एक टीचर को भी खुशी होती है कि चलो उसका पढ़ाया हुआ बच्चा आज इतना अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब मैं आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जब आप प्रिपरेशन करते थे तो टेस्ट सीरीज कैसे देते थे? सर टेस्ट सीरीज से पहले मैंने एक बेसिक सिलेबस कंप्लीट किया जैसे कि मतलब जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं लाइक दैट कि अगर गेट के हिसाब से देखा जाए तो जियो टेक्निकल हो गया, सोम हो गया, फ्लूइड हो गया, एनवायरमेंटल हो गया। तो ये जो 5-6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनको मैंने पहले खत्म किया एंड हम्म। उसके बाद फिर मैंने ऐसे फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू किया। ठीक है। तो उससे क्या होता था ना एंड फिर जो छोटे-मोटे जो पार्ट्स रह जाते थे, जो जनरली नेग्लेक्टेड रहते थे, वो लास्ट के 2 महीने ऐसे प्रॉपर मैंने टेस्ट सीरीज के साथ किए एंड क्या होता था कि टेस्ट में जैसे वो क्वेश्चन नहीं बना, तो वो क्वेश्चन फिर स्ट्राइक करता था दिमाग में कि मेरे से इस टॉपिक के सवाल नहीं बने। तो फिर मैं उस टॉपिक को उस समय पढ़ लेता था। जैसे कि बहुत सारे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि लोग टनल पढ़ के नहीं जाते हैं या फिर इस बार तो ईसी में भी टनल के काफ़ी क्वेश्चन आ गए। तो हाँ। मतलब टनल हो गया या फिर हाईवे हो गया, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो नेग्लेक्टेड होते हैं, जिससे रियरली कभी साल 2 साल में 1 आध क्वेश्चन आता है। तो फिर उन क्वेश्चन को मैं टेसी के साथ कंप्लीट करता चला गया। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात की इन्होंने कि जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज देने के बाद ये जरूर आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए कि यदि आपके कोई मार्क्स कटे हैं तो कहाँ पर कटे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि वो कंटेंट आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको आप अलग से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, या वो कंटेंट कहीं पर अपने मेन नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो इससे आपका जो सिलेबस का कवरेज होता है वो वास्ट होता चल जाता है, वो आप बड़े लेवल पे उसको तैयार कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट को, और सभी एग्जाम के लिए फिर वो रेडी हो जाता है सब्जेक्ट। अच्छा, मैं यदि आपसे पूछूं कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा, आपका इतना अच्छा ऑल इंडिया रैंक आया है, क्या आपके एक्सप्रेशन थे और क्या आपके फैमिली के एक्सप्रेशन थे जब आपने अपने फैमिली को बताया होगा? सर एक्चुअली इट वाज़ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई भी आदमी कितना भी मेहनत कर ले बट इतना अच्छा रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं करता है। वो तो फिर वो तो एग्ज़ाम के दिन ही जो होना होता है। मतलब आई वाज़ एक्सपेक्टिंग 150 रैंक बट इतना अच्छा का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो पहली बार तो मैं देखा तो मेरे को मैंने रिजल्ट दोबारा चेक किया। नाम चेक किया होगा कि ये मेरा ही तो है, किसी और का तो नहीं है ना? सही है, बहुत अच्छा है। क्या आपके फिर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? मतलब उन्हें तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ऐसा हुआ था सर कि जब मैंने जॉब छोड़ा तो दे वर थिंकिंग लाइक दैट कि क्या ही डिसीजन ले रहा है। हाँ। मतलब मतलब ऑलरेडी मैं 1 साल जॉब में सेटल अप हो चुका था और उसके बाद भी मैंने जॉब छोड़ के दोबारा जब गेट की तैयारी शुरू करने की चाहिए तो फिर
पेरेंट्स वगैरह इतने सपोर्टिव नहीं थे, मतलब दे वर लाइक दैट कि ऑलरेडी जब अच्छी जॉब है तो फिर इधर आके क्यों स्ट्रगल करना। सही बट बात फिर है। जब उन्हें बताया तो दे ऑल लाइक दैट कि थैंक गॉड। चलो हाँ वही, क्योंकि देखो आप एक अच्छा सा जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी वैसे जॉब का थोड़ा सा मारा मारी चल रहा है मार्केट में। आप एक अच्छा जॉब जहां से आप कमा रहे थे वो छोड़ते हो, रिस्क लेते हो लाइफ में, और यदि सक्सेस मिल जाती है तो दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी कि अरे वाह आपकी मेहनत हाँ, सफल हुई। और यदि कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो फिर अ, वही लोग आपके विरोध में आ जाते हैं कि हमने तो कहा था कि आप मत छोड़िए जॉब, फिर भी आपने लेफ्ट की जॉब। लेकिन आपकी मेहनत रंग लाई है, और आपने, तो देखो मेहनत भी उनकी रंग लाती है जो अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहते कि हाँ यदि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ मतलब मैं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लाइफ में परफॉर्म कर लूंगा, कुछ अच्छा बन जाऊंगा। तो आप में वो कॉन्फिडेंस था, आप में वो कैलिबर था, तो आपने संघर्ष किया, आपने पढ़ाई की और आपने वो हासिल कर लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है आपके सक्सेस को लेकर। अभी अभी आगे का क्या प्लान है? आप इतना अच्छा रैंक लेकर आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं आगे? आगे सर अभी तो आई एम लुकिंग फॉर द सम ईएसी प्रिपरेशन करंटली, तो अच्छा। आई एम एक्सपेक्टिंग द ईएसी रिजल्ट एंड देन आई विल गो फॉर द ईएसी मेंस। अच्छा, तो ईएसी का मेंस का भी जून जुलाई जून में होने वाला हाँ, है 26। ना? जून में, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो गवर्नमेंट जॉब लगाना मेन आपका एम है? नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट जॉब, इट्स अबाउट वर्क सेटिस्फेक्शन एंड यूजिंग योर टैलेंट ओवर देयर। मतलब वेरी सर मेरे गुड। लास्ट जॉब में ऐसा था सर कि ऐसा नहीं था कि मुझे सैलरी की दिक्कत थी या लाइफ स्टाइल का इशू था, दैट वाज वेरी गुड जॉब। बट हम्म। स्टिल मतलब एक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आता, मतलब व्हेन आई वाज रिटर्निंग टू द होम फ्रॉम द ऑफिस एंड आई एम फीलिंग दैट कि व्हाट द शिट आई हैव डन ऑल द डे। हम्म, समझ गया। इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जो वो मजा नहीं आ रहा था जो लाइफ में आना चाहिए काम करते समय। ये बात सही है कि आप जिस काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो उस काम में आप जल्दी थक भी जाते हो, और आपका हाँ। मूड ही नहीं लगता उसमें, आप इतना अच्छा एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे हम लोग टीचर लोग हैं, हम लोगों का मजा जो आता है हमको टीचिंग में ही आता है। तो आप हमसे 10 घंटे पढ़वा लो, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़वा लो, हम लोग थकेंगे नहीं। अब उसी के बजाय कोई दूसरा काम दोगे तो हो सकता है कि हम उसमें टायर्ड हो जाए जल्दी। मुझे और आपके बारे में जानना था थोड़ा सा कि अन अकेडमी से आप जुड़े हैं, आप अन अकेडमी से भी पढ़ते थे, तो अन अकेडमी ने आपको आपकी प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प किया? सर अनएकेडमिक के तो एक तो स्टार्टिंग आपसे हुई सर, तो पहले तो वही था। फिर ओके। सेकंड नंबर पे हुआ कि जब मैं ऐसे मतलब मेरे को जब क्विक रिवाइजन करना होता था वीडियो के थ्रू कि आज पढ़ने का, चलो आज पेन उठाने का मन नहीं कर रहा तो हम्म। फिर उस समय अनअकैडमी बहुत काम आता था। और तीसरा हम्म। सर, ऐसे कभी सब्जेक्ट के कंसोलिडेशन की बात आती है सर, तो वी ऑलवेज लुक फॉर द जसपाल सर, कि वेरी उन्होंने नाइस। जितना नोट्स में लिखवा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा है कि अन अकेडमी का मतलब आपकी प्रिपरेशन में काफी अच्छा योगदान रहा। और अपने जो जूनियर्स रहे या आने वाली जो जनरेशन है उनको आप और क्या सलाह देंगे? ऐसी क्या सलाह देंगे कि भैया आपको ये नहीं करना चाहिए और ये चीजें करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान? सर नहीं करने में तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब एक रूटीन फ़ॉलो करना चाहिए। मतलब वी ऑलवेज़ डू लाइक दैट कि 2-3 दिन पढ़ाई करते हैं, फिर 1 दिन छोड़ देते हैं, फिर 2-3 दिन हम्म। पढ़ाई करते हैं। तो वो 1 दिन का लॉस जो होता है वो बहुत गंदा इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि आप जो पहले पढ़ चुके थे वो भी भूल जाता है। दूसरा करेक्ट। क्या होता है कि सर आपको पढ़ाई में क्या होता है, जो करंट सब्जेक्ट है ना सर, उनमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि आप एट द एंड अगर लास्ट में सोचते हैं कि मैं रिवीजन कर लूँगा, अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, तो द थिंग विल गो द हार्श एज़ द एग्ज़ाम विल कम नियरर। तो ऐसा हम्म। नहीं कि अभी आपके पास टाइम नहीं मिल रहा तो उस समय आपके पास ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए टाइम तो आपको स्टार्टिंग से ही निकालना पड़ेगा, जैसे आपको कैसे भी मैनेज करना पड़े, नो मैटर व्हाट यू हैव टू सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ दैट। एंड बिल्कुल। तीसरा सर टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस एट द एंड कम से कम 1 महीने तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए रखनी चाहिए एटलीस्ट। हम्म। तो तो हाँ, मेरे जर्नी में तो मेन जो चीज़ें रही वो यही रही। करेक्ट। बहुत अच्छा आपने बातें कही कि मेन चीज तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपको जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पिछली क्लासेस का भी आपको रिवीजन करते चलना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूं पहले फिर इसको रिवाइज करूंगा। तो ये इसमें क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट होते चले जाते हैं, आपके नोट्स बनते चले जाते हैं, लेकिन रिवीजन न होने के कारण डिमोटिवेशन आता है एक समय के बाद। आपको लगता है कि यार 10 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन मुझे रिवीजन नहीं है, तो मुझे किसी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक अलग ही वही टाइप का डिमोटिवेशन डेवलप हो जाता है माइंड में। वही और एक बार में जब जब चीज़ें कलेक्ट हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है।
दूसरा एक चीज़ सर मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि मतलब मुझे जो फर्स्ट टाइम पे प्रिपरेशन में ये इश्यू आ रहा था ना, कि जब मैं रिवीजन स्टार्टिंग से स्टार्ट करता था ना, तो मेरा क्या हम्म होता था किसी भी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट हाफ पोर्शन होता था ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाता था और जो सेकंड हाफ हम्म पोर्शन होता था वो खराब हो जाता था। क्योंकि रिवीजन में भी मोटिवेशन डाउन होता है। करेक्ट। मतलब समझ जैसे कि फॉर द जियो टेक्निकल से स्टार्ट करें तो जियो टेक्निकल जैसे स्टार्टिंग का सॉइल वाला पार्ट हो गया, परमेबिलिटी हो गया, तो यहाँ तक मोटिवेशन बना रहता है। फिर जैसे ही डीप फाउंडेशन वगैरह चले जाते हैं तो फिर लगता है इसमें तो कुछ आता ही नहीं, जबकि डीप फाउंडेशन ज़्यादा ईज़ी है। हाँ सही मतलब है। उसमें ट्रिक एंड ट्विस्ट कम है, हम्म रेदर देन कि इनिशियल पार्ट से। बट क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट का जो सेकंड हाफ पार्ट होता है ना सर, वो थोड़ा-सा कमज़ोर रह जाता है अगर आप उसको ढंग से रिवाइज़ नहीं करते तो। तो कई बार क्या किया सर मैंने कि फिर मैंने सर बीच से उठा के रिवाइज़ करना शुरू किया। कि ओके मतलब फर्स्ट हाफ तब अभी रिवाइज़ करूँगा, फिर सेकंड हाफ 2-3 दिन का गैप लेके स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैं स्टार्टिंग वहीं से करता था जहाँ मेरा वीक पॉइंट है। ओके। तो ये अच्छा है कि आप अपनी वीकनेस को पकड़ लेते थे कि कहाँ पर जाकर आप लैग कर रहे हैं, तो आपने उसी चीज को पकड़ा और उसी पर अपनी कमांड हासिल करी। तो ये अच्छा है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी वीकनेसेस पता होना चाहिए और उस पर वर्क भी करना है। अपनी वीकनेसेस हाँ, छुपाना नहीं है। आप दुनिया से छुपाइए लेकिन आप अपने आप से नहीं छुपा सकते अपनी वीकनेसेस, तो उस पर आपको वर्क भी करना पड़ेगा ताकि वो चीजें आपके साथ में एग्जाम में घटित ना हो, वो गलती आप एग्जाम में ना करें। ये अच्छी बात आपने कही। और जैसे कि आप बता रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने समय हमें डिमोटिवेशन भी आ जाता है, या कोई सब्जेक्ट में यदि कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या रिवीजन नहीं हुआ हमारा, या कोई एक लंबा गैप हो गया किसी कारणवश, वापस से स्टडी स्टार्ट करने का मूड नहीं लगता है, तो ऐसे समय पे आप किसको फॉलो करते थे, या कोई मोटिवेशन लेक्चर्स देखते थे, या क्या आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता था? तो एक्चुअली सर ऐसे टाइम पे तो सर फिर मैं इंटरव्यू ही देखता था मतलब जो पिछले साल के टॉपर्स है कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, उन्होंने कितना इनपुट दिया। क्योंकि फिर ओके। समझ में आता है ना कि हम उनके पीछे कितना कम इनपुट दे पा रहे हैं। तो फिर ऐसे आता है, फिर उसके बाद क्या होता है सर कि व्हेन यू आर हैविंग द लार्ज गैप एंड ऑल, तो आपको उससे ऐसे स्लो स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी सर पहले बीच में 1 साल का गैप लिया था, फिर दोबारा पढ़ाई शुरू की थी। तो हम्म। ऐसा हुआ था सर कि फिर उस समय जो ना जो आपके आसान टॉपिक है, जिनको पढ़ने में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता या आप जल्दी हम्म। टायर्ड नहीं होते, आप वहाँ से शुरू कीजिए एंड फिर धीरे जब ब्रेन उस ज़ोन में चला जाता है ना, तो फिर सारी चीज़ें आसान लगने लगती है। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए शशि, आपके साथ हमें इंटरव्यू करके, आपसे साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा आपके फेवरेट एजुकेटर से मिलकर। तो तो आप आगे भी, आपका जैसे आप बता रहे हैं कि आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का एग्जाम है, तो मैं विश करता हूं कि आपका मेंस के पेपर के बाद फिर से मैं आपका एक बार इंटरव्यू करूंगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी। तो मेरे आप सब आपके साथ में मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी हमारी फिर से मुलाकात होगी, और ईएसी में भी आप टॉप रैंक लेकर आएंगे इंडिया में, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो इसी के साथ मेरे जितने भी गेट 2025 या 26 के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं थोड़ी सी बातें बता दूं कि शशि एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी जॉब क्विट करके इन्होंने गेट की तैयारी की। एक बार इनका जो रैंक आया था वो 1400 के आसपास आया था, आज इनका इतना बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक आया है। इसके पीछे इनका मेहनत, इनका कॉन्फिडेंस, इनकी लगन, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते थे पढ़ाई करते समय, ऐसा जनरली बच्चे कर नहीं पाते हैं। पता नहीं, पढ़ते पढ़ते हर 10 मिनट में मोबाइल देखने की आदत हो जाती है बच्चों को। तो इन सब चीजों से यदि आप सोशल मीडिया से के डिस्ट्रक्शन से यदि दूर रहते हैं, तो डेफिनेटली शशि जैसी अच्छी रैंक लाने से आपको भी कोई नहीं रोक सकता। तो जितने भी 2025-26 के एस्पिरेंट्स है, मेरी उनसे दरखास्त है कि सीरियसली पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। एक लंबा स्टडी यदि आप अभी कर लेते हैं, अभी पढ़ने का समय है, 1-2 साल आप पढ़ लेते हैं, तो आगे आने वाली 60 से 70 साल की आपकी जो उम्र है वो पूरी इंजॉयफुल होगी, बहुत अच्छे से आप पैसा कमाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। तो शशि, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड वंस मोर आपको यस सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। An academy. Let's crack it.